हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था, जिसका अंतिम शासक था बृहदत्त। और बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि उसका ही सेनापति था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है मौर्य काल के बाद की जो घटनाएं हैं उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त की हत्या कर दी थी और 185 ईसा पूर्व उसने यहाँ पर क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो शुंग वंश जो था इसको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपका पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण था। ठीक है, जाति से ये क्या था, ब्राह्मण था। तो इसका सबसे पहले आप संस्थापक लिख लीजिए, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, तो मगध पर इसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसके बाद ये अपनी राजधानी बनाता है विदिशा में। और विदिशा आपका कहाँ पड़ता है? वर्तमान मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राजधानी इसने विदिशा बनाई थी। और इसके अगर समकालीन आपसे पूछा जाए तो इसके समकालीन शासक थे इंडो यूनानी शासक। ठीक है, जिसको आप हिंद यूनानी भी कहते हैं। ये इसके क्या थे? समकालीन थे। ठीक, तो जब इसका शासन चल रहा था यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का, उसी टाइम पर यहाँ पर एक आक्रमण किया गया था जो कि मिनांडर के द्वारा किया गया था। और मिनांडर कौन था? वो यूनानी शासक था। और इसमें लेकिन मिनांडर की पराजय हो जाती है। ठीक है, इसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय हो जाती है और मिनांडर यहाँ पर पराजित हो जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या फैक्ट है, यहाँ पर एक राजदूत भी आया था जो कि यूनानी राजदूत था और उसका नाम था होलियोडोडस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। राजदूत का नाम था होलियोडोडस। और होलियोडोडस जब यहाँ पर आया था तो इसने भागवत वगैरह सुनी थी, भागवत वगैरह इसने पढ़ी थी, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसी होलियोडोडस ने गरुड़ स्तंभ की, ठीक है, ये कहाँ पर करवाई थी? विदिशा में। ठीक है, इसके अलावा एक और स्तंभ की यहाँ पर स्थापना करवाई गई थी जो कि पुष्यमित्र के द्वारा करवाई गई थी और उसका नाम था भरहूत स्तूप। ठीक है, भरहूत स्तूप। ठीक, हालांकि जो आपका पुष्यमित्र शुंग था ये बहुत बड़ा उपासक नहीं था बौद्ध धर्म का, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मानता था। इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया था? भरहूत स्तूप की यहाँ पर क्या करवाई थी? इसने स्थापना करवाई थी। और ये भी कहाँ पर करवाया गया था? विदिशा में। ठीक है, तो सबसे मेन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्या याद रखने हैं। एक तो दो यहाँ पर क्या थे, स्तूप का निर्माण करवाया गया था जो कि विदिशा में है। एक है भरहूत, दूसरा है गरुड़ स्तंभ। ठीक है, इसके अलावा इसका राजदूत आपको याद रखना है, कौन आया था? होलियोडोडस आया था। और मिनांडर का नाम भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, समकालीन इसका पता होना चाहिए। बाकी पुष्यमित्र शुंग तो आपको इतना तो आप लोगों को आइडिया बन ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पहले बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इनके बारे में वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र। ठीक है, और यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। उसमें ये अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। ठीक है, और उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है मालविकाग्निमित्र। ठीक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, मालविकाग्निमित्र उस पुस्तक का नाम है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। और इसमें वर्णन क्या किया गया है? अग्निमित्र प्लस मालविका के प्रेम प्रसंग का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अग्निमित्र के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, डिटेल नहीं मिली है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्राह्मण था ये आपका पुष्यमित्र शुंग जो था, तो कहीं ना कहीं संस्कृत को इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? पुनरुत्थान संस्कृत का इनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो संस्कृत का पुनरुत्थान किसके टाइम पे हुआ था अगर ये पूछा जाता है तो शुंग वंश के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो इनका अंतिम शासक यहाँ पर हुआ था उसका नाम था देवभूति। ठीक है, और देवभूति की हत्या कर दी गई थी 73 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा।
ठीक है। देवभूति क्या था? अंतिम शासक था। और इसकी हत्या कर दी गई थी वासुदेव के द्वारा 73 ईसा पूर्व में। ठीक है। और वासुदेव फिर यहाँ पे क्या करता है? कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो अब आपको हेडिंग डालनी है कण्व वंश। तो सबसे पहले इसका संस्थापक आपको पता है 73 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। ठीक है। तो वासुदेव के द्वारा जब स्थापना की गई थी, तो इसका अगर समकालीन आपसे पूछा जाए तो शक इसके समकालीन थे। समकालीन कौन थे? शक थे। ठीक है। इसके अलावा अन्य अगर शासक आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। एक का नाम है भूमिमित्र, दूसरा है नारायण, तीसरा है सुशर्मा। ठीक है। अन्य शासक भूमिमित्र, इसके बाद नारायण, और अंतिम शासक इनका कौन हुआ था? सुशर्मा। इनका अंतिम शासक था। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है, और उस किसके द्वारा कर दी जाती है? शिमुख के द्वारा। और यहाँ पर क्या किया जाता है? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है। और किसकी स्थापना कर दी जाती है? सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो था सुशर्मा। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक अगर पूछा जाता है तो उसका नाम क्या है? सुशर्मा है। और सुशर्मा ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ये बनाई थी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। ठीक है। राजधानी आपको पता होनी चाहिए, प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र। ठीक। तो ये जो आपका सातवाहन वंश हुआ था, इसको आंध्र वंश भी कहा जाता है। और आंध्र वंश इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके समकालीन कुषाण थे, और वो कुषाण इन पे बार बार आक्रमण कर रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? थोड़ा बहुत दक्षिण की तरफ माइग्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसको आंध्र वंश भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आंध्र वंश किसको कहा गया था, तो वो किसको कहा गया था? आपके सातवाहन वंश को। ठीक है। और इनके समकालीन लिख लीजिए, वो कौन थे? कुषाण थे। लेकिन जैसे कि शक लोग भी यहाँ पर थे, जो कि पहले से ही थे, तो शक लोगों से भी इनका सामना होता रहता है। अब इनके प्रमुख शासक आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले का नाम है कृष्ण, और इसका जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं नासिक शिलालेख से। ठीक है। प्रमुख शासक जिनके यहाँ पर हमें कुछ मतलब वर्णन मिला है, जिनके साक्ष्य वगैरह मिले हैं, और सबसे पहला है कृष्ण। इसका मिलता है नासिक शिलालेख से। ठीक है। कृष्ण के बाद दूसरा यहाँ पर शासक हुआ था, उसका नाम था सातकर्णी। ठीक। सातकर्णी प्रथम। और ये सातकर्णी प्रथम जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और एक इसने राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है। 2 अश्वमेध प्लस 1 राजसूय यज्ञ। ठीक है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर शासक का नाम मिलता है, और उसका नाम है हाल। और ये जो हाल है, आपने इसने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। ठीक है। गाथा सप्तशती। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती का जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हाल है। और हाल किस वंश से रिलेटेड है? ये आपके सातवाहन वंश से रिलेटेड था। ठीक है। और ये पुस्तक इसने लिखी थी प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शासक था, उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी।
ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में ये बताया जाता है कि ये बहुत प्रतापी राजा था, यानी कि अब तक जितने भी शासक हुए थे उनमें से सबसे प्रतापी शासक यही हुआ था, गौतमी सातपुत्र। और इसने एक शक शासक को पराजित किया था, उसका नाम क्या था, महपान। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, महपान। तो ये सबसे प्रतापी शासक था इनका। और शक शासक महपान को इसने पराजित भी किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर कौन सा शासक है, उसका नाम है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो जो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका सामना एक बार जो शक शासक था उसका नाम था रुद्रदामन, उससे इसका सामना हुआ था और रुद्रदामन द्वारा इसको क्या किया गया था, पराजित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो रुद्रदामन था वो इसका पूरा शासन वगैरह नहीं लेता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बाद में क्या हो गया था, विवाह संबंध वगैरह बन गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में बाद में दोस्ती हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ से जो पता होने चाहिए वो आप लोगों को लिख लेने हैं। सबसे पहला मैं इसी में बता देती हूँ, जैसे कि आप नाम देख रहे होंगे, इसका नाम क्या है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। नाम इसका पुलमावी है, लेकिन फ्रंट में क्या है, वशिष्ठी। तो वशिष्ठी इसकी माता का नाम था, यानी कि समाज इनका कैसा था, समाज इनका था मातृ सत्तात्मक। ठीक, तो समाज अगर आपसे पूछा जाए तो वो था मातृ सत्तात्मक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सामंती व्यवस्था भी चलती थी। और सामंती व्यवस्था का क्या मतलब होता है, जो यहाँ पे सामंत वगैरह होते थे उन्हें आय के बदले में भूमि दान की जाती थी, भूमि दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे सिक्के चलाए, सिक्के कई प्रकार के चलाए थे, जैसे आपका चांदी हो गया या फिर तांबा हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्के यहाँ से मिले हैं शीशे के। शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोग ब्राह्मणों को भूमि भी दान किया करते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो भाषा थी इनकी प्राकृत। और किस लिपि में ये लिखते थे, तो लिपि थी इनकी ब्राह्मी। भाषा थी प्राकृत और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्राह्मण वंश या फिर हम जिसे शुंग वंश कहते हैं वो आज समाप्त होता है। इसमें जितने भी मेन पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो मोस्टली यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो ल्यूसेंट MCQs वाली बुक है आप उसमें भी देख लेना, उसमें भी आपको कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं है, तो इतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये सारी रिवाइज कर लेना। इसके साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।